गुड इवनिंग बच्चों, मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफर एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में। यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे पाउलिंग ने दिया था, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग क्या होती है, इससे किसी की ज्यामिति के बारे में जान सकते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी और वो पॉइंट्स क्या क्या थे जिससे वो कॉम्प्लेक्स बना, इन सभी के बारे में। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी व्याख्या जो है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाया, यानी कि बीबीटी जिनके बारे में व्याख्या नहीं कर पाएगा, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसमें एक को बनाने को बताया गया है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की हमने आपको स्टडी बताई है, टेट्राहाइडल, ऑक्टाहाइडल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनते हैं तो किस किस प्रकार के संकरण होते हैं। तो फटाफट से एक बार से सभी दोस्त कनेक्ट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिएगा और फिर शुरू करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। लेकिन उससे पहले, लिमिटेशंस पढ़ने से पहले बच्चों कुछ और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, जैसे कि हमें और क्लियर हो जाए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या बताती है। फिर उसके बाद ये जानने में मजा आएगा कि ये थ्योरी किन बातों की व्याख्या नहीं कर पाई। तो चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण है, आप सभी जानते हैं, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा। अब देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है MnBr4 और होल पावर 2 माइनस ये आइन लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 5.9 है। अगर इसकी जगह पर रख दिया जाए बच्चों, म्यू की जगह पर 5.9 और अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 अगर करके आप रखते हैं तो यहाँ n इक्वल टू 5 निकलेगा। इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, लगभग 36 के बराबर है। जब आप इसको हल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इसके मैग्नेटिक मूवमेंट से पता चल रहा है कि 5 है। ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ आयन। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो बच्चे सभी जानते हैं, फटाफट से एक बार कमेंट में लिख दो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 बातें हो सकती है। क्या क्या सर? एक तो आपका होता है स्क्वायर प्लेनर, या फिर हो सकता है आपका टेट्राहेड्रल, या तो चतुष्फलकीय हो सकता है या वर्गाकार समतलीय हो सकता है। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दी है तो पहली लिमिटेशन यही बन जाएगी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 4 देखा, 2 पॉसिबिलिटी है, तो बीबीटी ये कंफर्म करके प्रिडिक्ट आपको ये नहीं बता सकती कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला आपका स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहाइडल होगा। बच्चों बात समझ आ रही है? यहाँ से आप देखेंगे तो Mn जो है उस पर आएगा +2 चार्ज, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, मान लीजिए हमें इसको निकालना है तो Mn का निकालना है तो x हो गया, प्लस लिखिएगा 4 इंटू ब्रोमीन पर -1 होता है इक्वल टू जो भी चार्ज लगा हुआ है माइनस का 2, x इक्वल टू +4 -2 x इक्वल टू +2, यानी कि +2 आ गया। मैग्नीज आप जानते हैं 25 होता है, Mn25 है, इसको जब आप लिखेंगे तो 4s2 और 3d5, ये आपका 25 हो गया, 4s2 एंड 3d5। क्या करना है, Mn2 प्लस लिखना है तो बाह्यतम कक्ष से इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4s0 हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, 3d5। अब आप इसको लिखेंगे किसमें, Mn2 पॉजिटिव इन MnBr4 होल पावर 2 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स में Mn की स्थिति क्या है, Mn2 प्लस की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5 आपके ये हो गए डी के कक्षक, 4 का आपने S लिख दिया और उसके बाद आपने 4 का P लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे 3D। अगर इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5, इस 5 से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 कक्षक खाली भी हैं जिसमें
एक लिगेंड दो दो इलेक्ट्रॉन देकर, कौन सा लिगेंड है यहाँ पर, ब्रोमाइड, तो Br यहाँ पर एक एक पेयर देकर Br नेगेटिव इसके साथ देकर क्या संकरण करेगा, क्या बनाएगा, sp3। अगर ये S और 3p अगर sp3 बनाए हैं तो हमें पता चल गए, क्या क्या पूछा है इन्होंने कि हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करिए, बताइएगा। तो हमें इससे पता चल रहा है कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और जहाँ sp3 होती है तो वो आपकी क्या होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। तो वो चतुष्फलकीय है, और उस पर जो आप संकरण की बात कर रहे हैं वो आपका संकरण क्या है, sp3 है। तो इससे बात क्लियर हो गई। मैग्नेटिक मूवमेंट से पता चला, अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आप रख कर देखेंगे बच्चों, उसमें म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन लिखकर अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो अंडर रूट में 5 गुणे 5 प्लस 2 बराबर 7 बराबर अंडर रूट में 35। अगर ये 36 होता तो आंसर 6 आ जाता, लेकिन 35 है तो इससे कुछ कम रहेगा, तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली आप निकाल के देखेंगे तो यही आएगा। हमें मालूम था इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। कैसे आप याद करेंगे कि अगर 5.92 आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 5, अगर इस जगह आप 4 रख दें, एक दूसरा प्रैक्टिकल देखिएगा, अंडर रूट में 4 इंटू 4 प्लस 2 6 हो गया, ये कितना हो गया अंडर रूट में 24। अगर ये 25 होता तो 5 आंसर आ जाता, 5 नहीं है, कितना आएगा 4.89 या उससे थोड़ा सा कम। तो इससे देखकर आप बता सकते हैं, ये ट्रिक समझ लीजिए कि अगर 5.92 आंसर है तो 5 आ जाएगा, 4.89 है 4 आ जाएगा, 3 होता है तो 3.87 आ जाएगा। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के पॉइंट में आंसर आता है, और उसको देखकर हम बता देते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। फिलहाल 5.9 दिया था इसके लिए, तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, डी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स को देखकर आपने ज्योमेट्री बता दी। तो एक पहली लिमिटेशन ये बनी कि कोऑर्डिनेशन देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसमें आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ NiH2O6 होल पावर 2 प्लस इज 2.8 बोर मैग्नेटॉन, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। सेम क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लेक्स दिया है निकेल का NiH2O का 6 होल पावर 2 प्लस। हमें पता है निकल का क्या होता है, निकल का होता है नंबर 28। तब आप इसको क्या लिखते हैं, 4s एंड 3d। 28 है, 4s2 लिखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 3d 8 हो गया। 4s2 3d 8 ये लिख दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में देखिएगा H2O कैसा है सर, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो क्या चार्ज आएगा, नहीं सर कोई चार्ज नहीं आएगा। जो भी चार्ज आएगा ओवरऑल चार्ज होगा। हम लिख देंगे कि निकल 2 प्लस बनेगा इसमें। सर अगर निकल 2 प्लस है तो क्या लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4s है, 1 2 3 लीजिए भाई। ये दोनों जाएंगे बाह्यतम कक्ष के पहले, तो आप यहाँ पर 5 6 7 8 आपने इस तरीके से लिख दिया, निकल दिया। अब क्या करना है, हमको देखना है कि Ni का H2O का 6 है, हमें 6 लिगेंड यहाँ पर खाली होने चाहिए। इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। सर 2 के हिसाब से तो आंसर सही है, क्यों, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट में n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, और इसकी जगह पे अगर आप 2 रखते हैं और 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गया, अंडर रूट में 8 आएगा आंसर। अगर ये 9 होता तो 3 बन जाता, इसलिए उससे कुछ कम रहेगा, तो 2.83। इससे एक बात तो पता चल गई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 2 आएगी और जो वैल्यू दी है वो भी यही है। तब आप क्या लिखेंगे, निकेल 2 प्लस इन NiH2O6 होल पावर 2 प्लस। तब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 4s 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4 5 आपके डी के मिलेंगे। चलिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 ये आपके डी के लिख लीजिएगा। यहाँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि H2O कैसा है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर कैसा है, वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है तो पेयर नहीं करा पाएगा, तो फिर क्या होगा, आउटर में ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखिएगा।
इसमें जाएंगे, पी में जाएंगे, 3 में, 2 सोडियम एनर्जी के डी हैं उनमें जाएंगे, तो आपके 1 S 3 P और 2 D यानी sp3d2 बन रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 2.83 आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको कहेंगे कि ये पैरा मैग्नेटिक है। कैसा है? पैरा मैग्नेटिक है, sp3d2 है बना है, तो आप कहेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। बताइए बच्चों, यहां तक अगर इस एग्जाम्पल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए एक बार फटाफट से, अगर यहां तक समस्या है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये sp3d2 है, वीक लिगेंड है, बाहर का ही बनाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और 2 के नाते आंसर आ रहा है 2.83 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन केवल आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में जो ए सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें अनपेयर्ड की संख्या इतनी है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आ रहा है, उस समय बताइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या प्रेडिक्ट की जाएगी, वो आप बताइएगा। चलिए इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मेजरमेंट ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोमैग्नेट। चलिए आप लोगों ने आईयूपीएसी हम आपको पढ़ा चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। आपको इसकी लिंक सब्सक्रिप्शन में, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे देंगे, आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या दिया है? पोटेशियम। तो पोटेशियम का क्या लिख दिया जाए बच्चों? के लिख दिया जाए। उसके बाद लिखा है हेक्सासाइनोमैग्नेट। हेक्सासाइनो यानी कि साइनाइड 6 हैं और उसके बाद Mn है, ये रखा है। चलिए उसने ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 3rd। मैग्नीज पर 3 आना चाहिए, कैसे आएगा? Cn पर 1 नेगेटिव होता है, 6 Cn है, 6 नेगेटिव हो गए। बनाना कितना है? 3। तो पोटेशियम को कितना रख दिया जाए? अगर 3 रख दिया जाए तो 6 से 3 जाएंगे तो 3 आएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या कह रहा है? इसका जो मैग्नेटिक मेजरमेंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू क्या आया है? 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो अंडर रूट में आप क्या लिखेंगे? n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये चीज आएगी। तब क्या निकल के आएगी? म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल टू आएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ये चीज बनेगी। पूछा है प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स इज इनर और आउटर। क्या बनेगा? इनर बनेगा या आउटर बनेगा। ये तो समझ गए बच्चा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 2 बातें संभव हैं, या तो sp3d2 बनेगा या d2sp3 बनेगा। इन्हीं में से बताना है। यही क्वेश्चन मार्क हो गया आपके लिए कि ये बताना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। समझ आ रही है बात कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3 बनेगा। ये बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रह जाए तब। ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास। क्या है कॉम्प्लेक्स? मैग्नीज। मैग्नीज का नंबर कितना है? 25। क्या लिखेंगे? 4s2 3d5। चलिएगा लिख लेते हैं। ये आपका 4p हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 3d हो गया। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 2 3 4 5 और 4s में भर दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और आपके 2। चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। s में 2 भर गए, p में भरे हुए हैं आपके 5। अब इस कॉम्प्लेक्स में Mn आ रहा है 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। देखो बच्चों, Mn अगर 3 प्लस निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 किससे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं आउटर सेल से, पहले बाह्यतम कक्ष से, फिर उसके बाद अंदर। तो बाह्यतम कक्ष कौन है? अधिक ऊर्जा की जो आउटर सेल है वो 4s है, इसके बाद d से आएंगे। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 आपने ये लिख दिए, 4s लिख दिया, 4 का p लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन इसके गए, 1 इसका जाएगा, तो 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए। ये किसके हो गए? 1 2 3 4। ये बचे हुए बचे। अब क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखनी है। 4 ही दिख रहे हैं खाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Mn3 प्लस इन MnCn6। ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में Mn3 प्लस कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, एक 4s का, ये 3d के, ये 4p के। चूंकि 4 खाली हैं, इसकी स्थिति देखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या ये पेयर कराएगा? हाँ सर पेयर कराएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करा देगा।
ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसने उठा के यहाँ कर दिया। आप कहेंगे सर इसको पेयर नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मेरे पास 6 कक्षक खाली हो गए। लिगेंड को कितने कक्षक खाली चाहिए? एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसको 6 कक्षक खाली चाहिए। यदि 5 पहले से ही खाली थे तो एक ही कराना था, तो केवल यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, केवल आगे चला गया, इसमें पेयर हो गए। और इस बात की इस चीज से पुष्टि होती है, क्या उसने आंसर दिया है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सर अगर उसको भी अगर आप पेयर करा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 नहीं रह जाएगी। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो कह के चल रहा है उस चीज को हम लोग लेके चलेंगे, जो भी उस बात को कहते हैं वो। तब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तब आप पढ़ेंगे कि डी पहले का यूज हो गया, D2sp3, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। डी चूंकि अंदर का यूज हुआ है, इसलिए आप क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स D2sp3 बन गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, जो कि आपके सामने नहीं पूछा था कि आप प्रेडिक्ट करिएगा कि इनर बनेगा कि आउटर बनेगा। सर इनर बनेगा, आपको अपनी भाषा में लिखनी पड़ेगी कि इस कॉम्प्लेक्स में चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयर करा देगा। दोनों के इसलिए नहीं कराएगा कि उसे केवल रिक्त उतने कक्षक चाहिए जितने की लिगेंड उसमें उपस्थित हैं, जो कि हम लोग बीबीटी में आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एप्रोप्रिएट रीजन। ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों 3 नंबर में, शॉर्ट में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। केवल बीबीटी के ही आधार पे बताना है। यहां बोला है ये कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन है, ये वाला हाई स्पिन है। हाई स्पिन होता है वीक फील्ड लिगेंड, याद रखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड। और ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है इसका मतलब? जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, यानी कि स्पिन कम होंगे। स्पिन कौन करेंगे? अगर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, प्लस माइनस वाला। फिर क्या देखना है बेटा, लो स्पिन कह रहे हैं तो कम से कम अनपेयर्ड रहें, यानी वहां स्पिन कम होगी, जहां चक्रण कम होगा। वो कहाँ चक्रण कम होगा? जहां सब पेयर बने होंगे, मतलब वहां लिगेंड स्ट्रांग होना चाहिए जो उसको पेयर बना के सबको क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो आपके सामने पहला कॉम्प्लेक्स लिखा है FeCN6 होल पावर 4 नेगेटिव। क्या करेगा बच्चों? इस 6 में से 4 को माइनस करेगा तो Fe यहां पर क्या आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, FeH2O का 6 होल पावर 3+, तब क्या बनेगा आपका, Fe यहां पर बनेगा आपका +3 में। क्यों आएगा? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोनों बात समझिएगा। ये जब बनेगा तो 26 का होता है 4s2 और 3d6, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो 4s से आप 2 निकाल देंगे और आपका d6 बचेगा। इसमें जब आप बात करेंगे तो ये 4s0 और ये 3d5 बनेगा। ये बात दोनों समझने ली है क्या, कि जब 2 चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, d6 बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, d5 बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्होंने कहा ये वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, ये वाला वीक फील्ड है, ये समझिएगा। आपका 1 2 3 4 5 कक्षक, ये आपका 4s, ये आपका 4p हो गया। यहाँ भी ऐसे ही आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2, और जरूरत पड़ी तो आगे इसके डी भी बना लेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। कैसे भरते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है d6 1 2 3। अब देखिएगा अगर हम 6 वहाँ भर देते हैं तो चेक करिएगा ये क्या है, Cn क्या होता है, पाउलिंग क्या कहते हैं कि CO Cn NO Py NH3, इनको आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ले आते हैं। ये भी एक लिमिटेशन है, अभी बताएंगे।
अगर ये D6 है 1 2 3 और ये 6 वाले को पेयर करा देगा तो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लीजिएगा 6 हो गए आपके, बाकी का 6 का 6 खाली हो गए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देकर 2 इलेक्ट्रॉन देकर D2 और sp3 बनाएगा। क्या बनाएगा, D2 sp3। इस पर चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 H2O, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनको पाउलिंग क्या कहते हैं कि ये वीक लिगेंड है, यानी कि पेयर नहीं करा पाते हैं। तो ये 5 हो गए, बाकी के 6 कक्षक खाली चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन सभी में देकर क्या करेगा, लीजिएगा एक S का, आगे 3 P के 2 D के, जे बनाता है आपका sp3d2। अब आप देखिएगा आपको 2 कॉम्प्लेक्स सामने दिख रहे हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तब आप देख रहे हैं कि जो D2 sp3 टाइप का बनना है वो अंदर का D यूज कर रहा है, वो क्या हो गया, इनर, और वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, यानी कि n बराबर 0 है। स्पिन कैसी है, बहुत कम है, लो स्पिन है, मतलब चक्रण है ही नहीं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, स्पिन ज़्यादा है, चक्रण ज़्यादा है, उसको आप कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ n इक्वल टू निकल कर आएगा आपका 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 5, म्यू इक्वल टू निकल के आएगा 5.92 वोर मैग्नेटॉन। ठीक है, कलर समझ में आ रहा है, चेंज कर लें, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझिएगा। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायपोल मूवमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो n बराबर 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, n बराबर क्या है 5 है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया है 5.924 मैग्नेटॉन। बात क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को। फटाफट से एक बार से कमेंट कर दीजिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ अगर मूव करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, वही है अप्रोप्रिएट रीजन से बताना है। CONH3 का 6 होल पावर 3 प्लस जो है वो डायामैग्नेटिक है, जबकि COF6 पैरामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों, इस बात की आपको व्याख्या करनी है। CONH3 के 6 की अगर आप बात करते हैं तो कोबाल्ट आपका बच्चों होता है 27। यहीं पर हम दोनों बातें लेकर चलते हैं, एक इधर लिखेंगे एक इधर। कोबाल्ट के 27 की बात करते हैं तो आप लिखते हैं 4s2 3d7, 27 हो गया आपका। कोबाल्ट पर जब 3 प्लस लगेगा, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज है ओवरऑल आएगा, तब आप लिखेंगे 4s0 3d6। NH3 को स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में जोड़ा जाता है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपने लिखा है 4s, उसके बाद लिखे हैं आपने 4p। 1 2 3, ये अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका NH3 तो क्या करा देगा, इसको पेयर करा देगा। और बाकी के क्या आप देखेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षकों में भर दिए जाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो बनता है D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है, सभी के पेयर बने हुए हैं बच्चों, क्या कह देंगे, पैरामैग्नेटिक। कमेंट में आप लोग कर दीजिए कि इसको किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जब D2sp3 लिखते हैं तो D2sp3 वाले को इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है, या D2sp3 को आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। फटाफट से कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तब तक हम यहाँ लिख रहे हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स है COF6, वही है बच्चों 27 नंबर, फिर से कोबाल्ट 4s2 3d7। कोबाल्ट 3 प्लस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ आएगा 4s0 और 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इससे जाएंगे, एक इससे जाएगा, क्या बचा है D6। कंडीशन सेम बनी है जैसा कि उस कॉम्प्लेक्स में बनी हुई थी। यहाँ अगर आप कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स इन COF6 होल पावर 3 नेगेटिव।
1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 3D, यहाँ लिखेंगे 4S, यहाँ लिखेंगे 4P, यहाँ लिखेंगे 4D। चलिएगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं देखिएगा, D6 है। कैसे लिखा जाएगा, इसी में लिखेंगे D6। चूंकि F जो है वो वीक लिगेंड है तो यहाँ नहीं देगा, तो 6 भर दीजिए, पहले भर दिया आपने 6। क्या बना रहा है, D2sp3। आप कहेंगे सर इसको भी भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 4। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो म्यू बराबर 4.83 बोर मैग्नेटॉन आएगा। और अगर अनपेयर्ड है तो उसका नेचर होता है आपका पैरामैग्नेटिक। क्या इसको कहते हैं हिंदी में, अनुचुंबकीय। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता के साथ आकर्षित होते हैं पैरामैग्नेटिक, चुंबक से दूर भागते हैं डायामैग्नेटिक, और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिनको कहा जाता है लौह चुंबकीय। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो चुंबक के साथ शीघ्रता से आकर्षित होते हैं, उनको कहा जाता है बच्चों लौह चुंबकीय। चलिए अब इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस पर। कहाँ लिमिटेशंस हैं देखिएगा, शुरू करते हैं हम लोग लिमिटेशंस के बारे में। चलिए क्या कहती है पहली लिमिटेशंस, क्या कमी है बीबीटी में, हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा पहली क्या कमी है इसमें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इस थ्योरी के द्वारा हम लोग क्या जान सकते हैं, हमने जाना इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिससे हमें पता चल गई ज्योमेट्री उसकी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमें पता चला कलर के बारे में, जी नहीं। और क्या पता चला कि कलर किसके वजह से आया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहली कमी ये हो गई बच्चों, ये आप लोग समझ लीजिएगा, पहली कमी हो गई कि कलर के बारे में और स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता है। चलिए दूसरी कमी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट। कॉम्प्लेक्स जो हैं उनकी अभिक्रिया की दर कैसे है, कैसे स्पीड से रिएक्शन होते हैं, किन पदों में होती है, यानी मैकेनिज्म भी नहीं बताती है। पहला कमी हुई, कलर और स्पेक्ट्रा दो के बारे में नहीं बताती है। कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती है कि रिएक्शन कैसे हुई है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है Mn फिनेंटोथ्रीन का थ्राइस होल पावर 3 पॉजिटिव और आयरन का Fe फिनेंटोथ्रीन का थ्राइस होल पावर 3 प्लस। इन दोनों अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है, फास्टली डिसोसिएट हो जाता है। जबकि देखिएगा चार्ज सेम है, लिगेंड सेम है, केवल मेटल डिफरेंट है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये स्लोली डिसोसिएट होता है। नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन सेम है, नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, केवल मेटल का डिफरेंट है। तो ये इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि यही रिएक्शन Mn में बहुत तेज हो रही है और आयरन के साथ बहुत स्लो हो रही है। ऐसा क्यों? तो रिएक्शन रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाती है, और कैसे कैसे हुई होगी मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं बताती है। बच्चों दो बातें हो गई, क्या क्या? पहली बात जानी हमने कि कलर के बारे में नहीं बता सकता और कलर कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में भी नहीं बताता है। इसके बाद दूसरी बात है कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, रिएक्शन रेट क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है सर, कैसे हुई होगी, इसके बारे में भी नहीं बताती है। इसके बाद ये जो थ्योरी है वो ये नहीं बताती नेचर ऑफ लिगेंड। जैसे एक बच्चे ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था, विच लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग
एंड विच लिगेंड वन इज वीक। उन्होंने कहा सर हम कैसे जानेंगे कि ये वीक है स्ट्रॉन्ग है? पाउलिंग का हमने बताया है वो तुम याद कर लो। सर हम ऐसे कैसे मान लें? पाउलिंग कह दें कि COCN NH3PyNO बोले ये स्ट्रॉन्ग है, चलो ठीक है सर मान लेंगे। लेकिन हमने पूछा क्यों? इस बात की व्याख्या नहीं दे पाई बीबीटी, इस बात पे चुप हो गई। इसका मतलब यही कमी हो जाएगी। सर वीक हैं, वीक है H2O, वीक है आपका फ्लोराइड, वीक है आपका क्लोराइड, वीक है आपका ब्रोमाइड। क्यों है इसके बारे में नहीं बता पा रहे कि क्यों है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वो कहते हैं जैसे NiCO का 4 बना हुआ है, ऐसे निकेल का होता है बच्चों 28 नंबर, आप लिखते हैं 4S03D8 लिखेंगे आप 1 2 3 4 5, आपने लिख दिया 3 का D, आपने लिख दिया 4 का S, आपने लिख दिया 4 का P। तब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, S के भर दिए 2। वो कहते हैं इसको उठा के इसमें कर दिया, इसको उठा के इसमें कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 4S और 4P खाली हो गया। यहीं पे क्या करेगा? कार्बोनिल अपने दे देगा, sp3 बना लेगा। हमने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए करा देता है, तो इन्होंने कहा है कि क्यों सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो इसकी उपस्थिति में पेयर क्यों हो जाते हैं? क्यों का जवाब नहीं था। तो 4 बातें अभी तक हो चुकी। कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए, याद करते चलिए साथ साथ। कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता पाए, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है कैसे क्लासिफाइड करोगे नहीं बता पाए। कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड होते हैं वो क्या करा देते हैं? पेयर करा देते हैं, लेकिन पेयर क्यों होंगे इस बात की भी व्याख्या नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बाद बात आती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट में n×n+2 बोर मैग्नेटॉन से निकाला जाता है। फिर इससे जो कैलकुलेट करते हैं इससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाते हैं, लेकिन इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है FeNCS का थ्राइस फिनेंथोथ्रीन, ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने। इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज देखते हैं क्या है? फिनेंथोथ्रीन का ट्वाइस है, 2 दूना 4, 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स देखा गया, इसमें क्या था कि आयरन पर 2 चार्ज इसका हो जाएगा, ये न्यूट्रल है 2+ आया, तो ये जो है एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर लगभग 173 केल्विन की बात करें और हाइयर टेम्परेचर की बात कर लें, तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो हाई टेम्परेचर पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 निकली। अगर 2+ होगा तो क्या बनेगा? D6, और 1 2 3 4 5 ये ऐसे भरेंगे आप, 5 और 1 6 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई। लेकिन लो टेम्परेचर था तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 थी, यही इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। तो टेम्परेचर घटने या बढ़ने से पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर अनपेयर्ड है तो 0 आएगा, 4 हैं तो आंसर 4.82 आएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्परेचर से वेरी कर रहा है। और ये बात पाउलिंग नहीं बता पाए कि टेम्परेचर का इफेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पे कैसे होगा। इससे केवल आप देखकर ये बता सकते हैं सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 डॉट डॉट आएंगे, जिससे आप ये निकाल देंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या बताया जाएगा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड और कॉम्प्लेक्स। कई जगह ये पाया गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है और 3 के कारण आनी चाहिए 3.87, लेकिन आंसर पाया गया 4.2 बोर मैग्नेटॉन। लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 3 है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है 4, तो फिर 3 है तो 3.87 कैलकुलेट करना चाहिए इस फॉर्मूले से, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया जा रहा है वो एक्चुअल से ज़्यादा आ रहा है।
ऐसा कैसे, इस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाए। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो जाती है। थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाली बात क्या है समझिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो हम लोग यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला है स्पिन ओनली, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो ये है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पाई किस में जाते हैं, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो क्या होता है, जब वो घूमते हैं तो ऑर्बिटल भी घूमता है। तो जब ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट में, तो एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट से ये मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है। ये वाली बात की व्याख्या ये नहीं कर पाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हमने आपको अभी बताया कि जैसे क्या था, FeNCS का ट्वाइस ये बड़ा है और फिनेंथ्रोथ्रीन का ट्वाइस। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो 174 केल्विन पर क्या डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा था, डायमैग्नेटिज्म। और एट हाई टेम्परेचर क्या था, पैरामैग्नेटिक, यानी कि उस समय वहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से ऐसा कैसे हो गया कि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। आगे समझिएगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन माने होता है विकृति। आपके पास बना है CrH2O का 6, तो क्या बनेगा, एक Cr कोऑर्डिनेशन नंबर होगी आपकी 6, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। लेकिन एक्चुअल में क्या पाया गया कि ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, ये कॉपर का है, ये क्रोमियम का है। इनमें क्या पाया गया कि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है H2O का, ये देखिए। तब आप देख रहे होंगे H2O 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 H2O। आपको ऐसा नहीं लग रहा देखकर सर आपने क्या किया कि ये जो ऊपर वाले दोनों बॉन्ड्स थे वो लंबे कर दिए। ये क्या है, डिस्टॉर्शन है। ये एक्चुअल में पाया गया प्रैक्टिकली, ये देखा गया कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो थी वो क्या थी, हायर थी देन नॉर्मल ऑक्टाहाइडल। जो वास्तविक सही आपके अष्टफलकीय होते हैं उनसे ये ज्यादा ऑब्जर्व की गई, विकृत हो गई, बिगड़ गई। तो अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, D9 सिस्टम है, ऑक्टाहाइडल है, तो ऑक्टाहाइडल होनी चाहिए, रेगुलर ऑक्टाहाइडल। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ डिस्टॉर्टेड मिली, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे मिले जिनकी एक्चुअल से क्या हुआ कि ये वाली ज़्यादा हुई, ये वाली कम हुई। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रागोनली कंप्रेशन। ये टेट्रागोनली कंप्रेस हुआ है, ये एलोंगेट हुआ है, ये लंबा हुआ है, इसको कहते हैं एलोंगेशन। तो ये है आपका टेट्रागोनली एलोंगेशन। ये टेट्रागोनली एलोंगेट है, ये कंप्रेस है। कभी कभी ये वाली लेंथ कम हो जाती है, ये वाली बढ़ जाती हैं, ये वाली कम, और इनमें ये वाली जो ट्रांस वाली हैं ये दोनों बढ़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, प्रैक्टिकली ये पाया गया कि इनके कम या ज़्यादा होते हैं। तो क्यों हो जाती हैं कम ज़्यादा, इस बात की व्याख्या ये नहीं दे पाई। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 का 4। CuNH3 का 4 होल पावर 2+ अगर लिखा हुआ है बच्चों, कॉपर क्या है यहाँ पर 2+ में है, तो वैसे कॉपर 29 होता है, 4s2 3d9 होगा। जब आप 2+ करेंगे तो 4s0 3d9 बचेगा। और अगर 3d9 है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 4s, उसके बाद ये। तो आप जब 9 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब एक का तो पेयर होगा नहीं सर, क्यों, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयर हो जाना चाहिए, तो एक का तो पेयर होगा नहीं। फिर क्या करेंगे, आने वाले इसी में भर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये sp3।
टेट्राहाइडल। लेकिन एक्चुअल में क्या पाया गया कि ये आंसर कैसा है, रॉन्ग है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइडल है ही नहीं, तब दिमाग में बात आती है सर हाँ ये बीबीटी में कमी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आप देख के नहीं बता सकते कि टेट्राहाइडल है कि स्क्वायर प्लेनर है। ये वाली बात आप देख के कैसे पता चला, सर हमने मान लिया था कुछ समय के लिए टेट्राहाइडल है तो हम मान सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो 1 2 3 4 5, तब इनमें क्या होगा, कहते हैं कि ये वाला अगर ये आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाए किसमें, पी में, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए जाएंगे, इसमें। तो ये बनेगा DsP2। ऐसा होना चाहिए, ये वाला बन जाए कि DsP2 हो जाए, तो ये वाला आंसर होगा, तो ये बनेगी स्क्वायर प्लेनर। और ये भी आंसर रॉन्ग पाया गया। जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि DsP2 है, वो वाली भी बात नहीं बनती है तो स्क्वायर प्लेनर ही, लेकिन संकरण ये नहीं आता है। तो फिर क्या आता है, एक तीसरी बात है, वैज्ञानिक थे हगिंस, HUGGINS, इन्होंने प्रैक्टिकल करके फिर सजेस्ट किया, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस से पता चला है, ये आपके 5 हैं, ये आपके 4 का D है, ऐसे आपके 3 का D है, ठीक है। तब क्या होगा, कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहते हैं ऐसे, और आगे आपका जो D प्रेजेंट है लीजिएगा 4 का D, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 P में और 1 D में, यानी कि sp2d, sp2d, तब भी 4 हो गई। ये वाला आंसर प्रैक्टिकली क्या माना गया, सही माना गया कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp2d। ये भी क्या बनाती है, स्क्वायर प्लेनर। ये हम मान रहे थे कि अगर एक का पेयर नहीं होगा तो sp3 होनी चाहिए, और ये तो बीबीटी में कमी है कि 4 देख के नहीं बता सकते क्या है, तो ये आपकी कमी हो गई। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसा देखा गया तो स्क्वायर प्लेनर तो पाया, लेकिन ऑब्जर्व करने पे आया कि D2sp3 नहीं बनता है। तो फिर हगिंस ने सजेस्ट किया कि 2 बातें हो सकती हैं कि sp2 या DsP2 में sp2d बनता है। तो क्या होता है बच्चों, इस प्रकार आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो समाप्त होते हैं। यहाँ तक हम आपको करा चुके थे क्वेश्चन, तो एक बार फिर से लिमिटेशंस को 2 मिनट के अंदर कवर करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं इस बात पे। पहली बात हम लोगों ने पढ़ी, पहली कमी थी कि बीबीटी जो है वो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताती है, रिएक्शन रेट मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती है। तीसरी वाली बात कहते हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा, इसके बारे में नहीं बताते। इसके अलावा कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं जो पेयर करा देते हैं, क्यों करा देते हैं, ये भी वाली बात नहीं बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में क्यों हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट इस बीबीटी के अनुसार, इससे हम पता कर सकते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। लेकिन कभी कभी क्या पाया गया है कि म्यू जो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और जो ऑब्जर्व किया गया है उन दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों, ये वाली भी बात नहीं बताते। इसके अलावा ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि अगर टेम्परेचर घटा या बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस प्रकार परिवर्तित होता है। ये आपका एग्जाम्पल था। इसके अलावा जो ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी ज्योमेट्री कभी कभी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। देखने में मिलता है कि ये जो आपके एंगल थे जो ट्रांसपोजिशन पर रहते हैं वो वाले कभी कम हो जाते हैं, कभी लेंथ में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको टेट्रागोनली एलोंगेशन या कंप्रेशन कहते हैं। तो ये क्यों हो जाता है इस बात की भी व्याख्या नहीं करते हैं। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का 4 होल पावर 2+, और अगला है CuCN4 होल पावर 2-, ये 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं इसके स्ट्रक्चर की व्याख्या बीबीटी नहीं कर पाई। तो ये लास्ट आपके सामने ये बीबीटी की लिमिटेशंस थी। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों कि ये जो कमियां हैं, कलर नहीं बताया, स्पेक्ट्रा नहीं बताया, मैकेनिज्म नहीं बता पाए, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं बता पाए, मैग्नेटिक मूवमेंट पे डिस्टॉर्शन के बारे में नहीं बता पाए। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था, तो 4 क्यों के टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसके बारे में भी नहीं बताते हैं। एक कॉम्प्लेक्स आपके सामने था कॉपर के 2 जो D9 के कॉम्प्लेक्स थे, वो क्यों DsP2 बनाते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं बनाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या जबकि एक ही है।
इन सभी के बारे में व्याख्या नहीं करती है। तो जो बातें हमने आपको अभी बताई हैं, जो कमियां हैं, जो बीबीटी नहीं बता पाएगी बच्चों, वो एक नई थ्योरी आएगी जो कि बताएगी। तो वो नई थ्योरी हम लोग नए लेक्चर में पढ़ेंगे। नए सेशन के अंदर हम आपके साथ जुड़ेंगे एक नई थ्योरी के साथ, जो इन चीज़ों की कमियां रही हैं वो उन सभी को दूर करेगी। उसका नाम है CFT, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नए लेक्चर में हम उसकी कुछ पोस्टुलेट्स और उसकी विशेष बातों को लेकर आएंगे। जिस तरीके से पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि बीबीटी किसी कॉम्प्लेक्स के बनने को कैसे बताती है, उसी तरीके से क्या डिफरेंसेस हैं बीबीटी और CFT में, क्योंकि ये तो हम जान ही गए कि बीबीटी क्या नहीं बता पा रही, जो नहीं बता पा रही वो बताएगी CFT। तो CFT कुछ अपने अलग पॉइंट लेकर आती है या इसी में सुधार करती है, ये बात हम लोग जानेंगे नए लेक्चर में। तो आज की क्लास को बच्चे यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं इस चैनल पर, आप पहली बार आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो कराएंगे। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार हमसफर एकेडमी के साथ बनाए रखिएगा बच्चों। तो नए लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है। गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद।